हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा था, सेकंड यूनिट आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक, सेकंड यूनिट में आज हम लोग पढ़ने वाले हाइब्रिडाइजेशन एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे इस चैप्टर में सिंपल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज है, तो मतलब क्या क्या मतलब जितना भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। तो आई होप आपने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और जितना भी आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया है। जो भी आपका सेकंड यूनिट, आपको मैं सिलेबस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सिलेबस से रिलेटेड वो सारे जो हम लोग सारे सिलेबस से रिलेटेड इस सब चीजों को पढ़ रहे हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे आपका 3 लेक्चर और लगेगा। यूनिट सेकंड के 3 लेक्चर में ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर ये सारे स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहले आप थ्योरेटिकल सारी चीजों को समझ लीजिए, फिर आपको ये सब कुछ पीडीएफ तो आपको मिलेगा, तो आप इसका बखूबी तरीके से नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो बच्चों हुआ क्या, जैसे अगर मैं एटम्स की बात करूं, तो एटम्स, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो इसको मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं ले जाऊंगी, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना है। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एटम्स के ऑर्बिटल्स, ध्यान दो मेरी बात को, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप करते हैं, यानी एक एटम का ऑर्बिटल, सपोज दैट कोई ए है, ए एटम है, ये भी एटम है, और बी, ये भी कोई एटम है। तो जाहिर से बात है, एटम्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल तो होते ही हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ। क्लियर है? तो ये जो ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, सपोज दैट कि ए के ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होगा, और क्या बोलते हैं पी ऑर्बिटल होगा, और डी ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक, ये सारे डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल तो आपको पढ़ना नहीं है। उसका स्ट्रक्चर कम से कम उसके पास होते हैं ट्रिपल क्या डबल शेप होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उसको आपको यहाँ पे तो मतलब एफ ऑर्बिटल तो हम लोग भी इतना बहुत डिटेल में एमएससी वगैरह में पढ़े थे, तो वहां पे आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो मेनली मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ए और बी जो एटम्स हैं, उनके जो ऑर्बिटल से जो मिक्सअप होता है, यानी ऑर्बिटल्स का मिक्सअप इज नोन एज हाइब्रिड, और मतलब हाइब्रिडाइजेशन का ये प्रोसेस है। तो जब भी दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है। ठीक, ऑर्बिटल बनता है, तो इसको ऑर्बिटल को हम लोग हिंदी में कक्षक बोलते हैं। ठीक, कक्षा और सॉरी कक्षक था, हाँ कक्षक ये। ठीक, तो दोनों ऑर्बिटल को मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाता है। तो ऐसा कौन से बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि आपको दो ऑर्बिटल मिले, ठीक, उससे एक नया ऑर्बिटल बना, उस नए ऑर्बिटल को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इसका बहुत सारे टाइप्स हैं, sp sp2 sp3, d2 sp3, sp3d2, dsp2, ऐसे टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो वन बाय वन सारी चीज को सीखेंगे। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, नाम से ही लग रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड कुछ ना कुछ बनाएगा, थ्योरी तो अब सारी चीजें थ्योरी तो पढ़ी रहे हैं। अब वैलेंस इससे इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो आपके एटम्स का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको हिंदी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं, सपोज दैट सोडियम का नहीं, सोडियम तो यहाँ पे नहीं होगा, कार्बन का ही चेक करो, कार्बन ज्यादा है। ठीक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका 6 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो अगर यूपी बोर्ड के बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ ऑर्बिटल को कक्षा बोलते हैं। ठीक, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी आपका ऑर्बिटल्स का जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा। जैसे मान लो इस एटम के पास कितने शेल है, 2 शेल है, तो कार्बन के पास एक शेल हो गया और ये दूसरा शेल हो गया। इस वाले शेल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक शेल दूसरी शेल, तो ये वाली जो शेल है उसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। और इसी शेल को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल, या इसको हिंदी में कहेंगे तो संयोजी क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षक या संयोजी कक्षा। ठीक, ऐसे तो हम लोग ये बोल सकते हैं वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है। अब तो समझ में आ गया ना क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसीलिए इस पे एक थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि आपके मेनली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपके पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? आगे आगे चले।
ओके तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को दिए थे लीनियस पाउलिंग के। देखो बच्चों ये सारे स्टेटमेंट तो आपको दिए गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा एकदम जल्दी जल्दी ऊपर में समझा दे रही हूँ और इसको वन बाय वन एक एक तो आप अपने नोट्स में नोट जरूर बनाइए बच्चों। नोट्स इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं कितनी बातें आपको बता चुकी रहूंगी कि आपको सारी बातें याद है, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं, इसलिए नोट्स आपके लिए रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बस समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि समराइज करके मैं आपको सारी चीजों को डिलीवर कर पाऊँ। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले लीनियस पाउलिंग ने दिया था। ठीक, उन्होंने कहा कि एक्चुअली में जो एटम्स होते हैं, जैसे ये ना क्वेश्चन अराइज कहाँ से हुआ, तो हुआ क्या, अब ये देखो हमारे पास क्या था CH4 मॉलिक्यूल, तो इसका सभी लोग पूछे कि भाई इसका हमें ज्योमेट्री बताइए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सभी लोग बोले कि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट, हाइड्रोजन को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुइस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये करेगा बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल है, और कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 4 कहीं से आ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, लेकिन कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करा, तो कार्बन ने जितने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं वो क्या करेगा, जितने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए उससे वो ले लेगा। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि मैम यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा कुछ ज्योमेट्री होगा, लेकिन इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि एक्चुअली में CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब प्लस फॉर्म में नहीं होता है, इसका कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है। तो माइंड में आया कि कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता चला कि ये कुछ इस टाइप का होता है, और इस शेप का नाम है या इस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो उन्होंने बहुत स्टडी किया कि आखिर में एक्चुअली में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर कैसे चाहिए, हम लोग कैसे डिफाइन कर पाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, तो पाउली ने बहुत ज्यादा स्टडी किया ऑर्बिटल्स के बारे में। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में ये सब कुछ ऑर्बिटल का खेल है, तो उन्होंने कार्बन के ऑर्बिटल्स को देखा, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को देखा, तो उन्हें एक बात पता चली कि जो कार्बन का जो हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स है, तो ये देखो ध्यान से देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 1s2 2s2 2p2। मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कि एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका s ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल है, इसका भी s ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल है, और ये आपका क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल। ठीक, इस तरीके से। तो आपको अच्छे से पता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब यही वाला क्या करेगा, यही दोनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, तो मतलब ये वाला से मतलब नहीं है, ये वाला और ये वाला मतलब है। लेकिन एक हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल होता है कि आपके पास ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर होना चाहिए, ताकि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर करेगा और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। आपको पता है कि जब भी देखो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, दोनों में वो मिल गए, जो एक बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो वैसे ही आपको ऑर्बिटल्स को खाली करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये ऑर्बिटल आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब सारे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो अब हाइड्रोजन आएगा, बोलेगा कि भाई ऑर्बिटल खाली लग रहा है, हम भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी रहेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लेंगे। अब देखो बॉन्डिंग कंप्लीट है, मतलब हाइड्रोजन भी खुश, कार्बन भी खुश। तो यहाँ पे हुआ क्या, s ऑर्बिटल है ये, और ये क्या है, p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे मिक्सिंग हुई। तो आपको पता है कार्बन के पास, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग किस तरीके से करेंगे, कार्बन के पास क्या है, और हाँ हाइब्रिडाइजेशन का एक और रूल है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग कराएंगे, मतलब जो भी आपके पास ऑर्बिटल होता है ये पॉजिटिव निगेटिव होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है ना, जिस तरीके से बॉन्डिंग होती है, जैसे अगर प्लस और प्लस मिल जाएंगे, ध्यान दो, ये बॉन्डिंग आपका ऐसे होगा, आप कहेंगे कि मैम ये दोनों के बीच तो रिपल्शन होता है, एक्चुअली में ये कोई चार्ज नहीं है, ये बस ओरिएंटेशन बता रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है। जैसे सपोज दैट कि मैं ऐसे आपके सामने सामने पढ़ा रही हूँ,
तो हो सकता है कि आप लोग मेरे सामने कैसे पढ़ेंगे, आप लोग भी ठीक सामने बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक। अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ और आप अपने बैक साइड को दिखा रहे हैं, मतलब इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो ओरिएंटेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बोलने जा रही है, उनकी लिपसिंग नहीं समझ में आ रही, कैसे समझ पाएंगे। मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ और आप ऐसे करके पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ओरिएंटेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। एक ऑर्बिटल ऐसे तो दूसरा ऑर्बिटल ऐसे नहीं होगा, वो भी सेम होगा, तभी जाके ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी। ओवरलैपिंग का हिंदी में अति व्यापन इसे कहते हैं। अब आप लोग उससे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो आपको कुछ नहीं करना, जब ये दोनों बॉन्ड मिलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो एक्चुअली में ये दोनों का बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, वो निगेटिव चार्ज चार्ज वाला। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, मतलब ये निगेटिव चार्ज ये बता रहा है कि जो दो एक दूसरे से नहीं मिल पाए उसको अलग हो गए, और जो एक दूसरे पे यहाँ पे एनर्जी के साथ मिले उसकी जो एनर्जी थोड़ा बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने का इन द सेंस कि ये इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो ये थोड़ा आपको लोब थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो आपको इस लोब का ध्यान ध्यान देना है। अब देखो, कार्बन के पास क्या है, ये कार्बन हो गया। अब कार्बन के पास तीन लोब है, एक लोब, दो लोब, तीन और एक चार। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक। और यहाँ पे अब इस तरीके से एक्चुअली में हुआ क्या, लुईस के अकॉर्डिंग तो ऐसा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने, क्योंकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, जब उनको बहुत डिटेल में पता चला ना कि एक्चुअली में कार्बन और हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स है आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्स होने में ना कुछ स्ट्रक्चर का चेंज हुआ। और वो स्ट्रक्चर का चेंज, जैसे आप नहीं बोलते, मैं आपको कह रही हूँ कि आप इतनी छोटी वाली सीट पे बैठो, तो आप बोलेंगे कि मैम बैठ तो जाएंगे लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको इतनी बड़ी सीट दे दूं, तो आप बोलेंगे कि हाँ मैम आराम से बैठेंगे। यही चीज होता है कि एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, इसको अपना कहीं ना कहीं रिपल्शन चेक करना है, कि कहीं मुझे थोड़ा सा मतलब रिपल्शन फील ना हो, मतलब प्रतिकर्षण फील ना हो, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन होता रहे। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया कि एक बॉन्ड चला गया ऊपर और तीन बॉन्ड ऐसे ऐसे हो गया, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे है, ये देखो ऐसे, ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे से तो नहीं बना पा रहे, ये देखो, ये है ना इस तरीके से, ये देखो, क्या समझ में आ रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कार्बन के पास ऐसे, पहले क्या था हम लोग के पास स्ट्रक्चर था, तो पहले हम लोग के पास ये स्ट्रक्चर था, प्लस टाइप का, ऐसे था, ऐसे था, चार हाइड्रोजन। तो ये प्लस मैं बना नहीं पा रही हूँ, आप समझ जाना, ऐसे वो प्लस टाइप का स्ट्रक्चर था ये, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। तो इसका मतलब ये है, अब आपको ये कुछ बातें पता चली कि एक्चुअली में जो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उससे आप स्ट्रक्चर का पता नहीं लगा पाएंगे। आपको अगर स्ट्रक्चर जानना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना होगा, और हाइब्रिडाइजेशन तो दो तीन ऑर्बिटल्स के मिक्सअप से बनता है। तो मिक्सअप से एक नया ऑर्बिटल बनता है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये पूरा प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक, क्लियर है। और इसी हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। तो हमें मिला जुला के जानना क्या है, हमको तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए, और स्ट्रक्चर तभी पता चलेगा जब आपके पास क्या होगा, पूरा डाटा रहेगा, मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी नॉलेज है, और क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोल रही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन करेगा कौन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन कर कौन रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये आपका है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक, इस बात का ध्यान देना। चलो, तो क्या बोल रहा है, पॉली अटोमिक जो मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन इज द वही अटोमिक क्रिएट ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल। मैं आपको बताई ना कि जो भी आपके दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, उससे एक नया ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक, नया ऑर्बिटल बन रहा है, और इससे नया ऑर्बिटल के बनने की वजह से ये पूरा प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और जिससे हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर का पता चलता है। चलो, हमें इसकी नीड क्यों हुई, तो मैं ऐसा ये बताई ना कि CH4 आपका मीथेन है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करेंगे तो sp3 आ रहा है। अभी बता रही हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगी कैसे क्या निकालते हैं। NH3 की बात करूं तो इसका भी sp3 आता है, H2O को बात करूं इसका भी sp3 आता है। तो आप बोलेंगे कि मैम जब सबका sp3 आ रहा है तो सबका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए,
क्लास में आप अभी आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, सभी फर्स्ट ईयर में, क्या सबके पास नॉलेज एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी। आप इसका बताने जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग और इसका स्ट्रक्चर अलग, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन भी 100% आपको ये बात की गारंटी नहीं देता। हम हाइब्रिडाइजेशन तो बता देंगे, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका स्ट्रक्चर वैसा होगा कि नहीं। अगर हम दो बंदे हैं, मैं एक बंदे के लिए बोल रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दूसरे का भी sp3 है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक, अगर एक क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों का सेक्शन क्लास वगैरह सेम है, दोनों की क्या दोनों का रिजल्ट भी सेम आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो पहला ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि हमें इस बात को मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके मॉलिक्यूल्स का कैसा ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर, अच्छा ये ठीक है, ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों को एक बार समझ लेते क्या। इसमें ये बात बोल रहा है ना, पहली बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहे हैं पहली बात कि आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, और उसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रहा है कि देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप दो एटम के ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, सॉरी करेक्शन है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बात थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, चलो हमने इसमें क्या बोला कि दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को मिलाओ तो इससे एक नया ऑर्बिटल बनेगा, और इस नया ऑर्बिटल का जैसे दो एस एस है, जैसे मान लो एक ऐसे ऐसे ले लो, एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, इन दोनों को मिक्स किए। ठीक, इन दोनों को मिक्स किए तो आप बोलेंगे कि मैम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या हुआ, दोनों एटम से तो एक नया ऑर्बिटल बना। तो ये नया ऑर्बिटल कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको, कुछ नया ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, ये क्या दिखेगा? ठीक, इस तरीके से दिखेगा। तो एक नया ऑर्बिटल बन गया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला है, एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गया। लेकिन ये बात नहीं बोल रहे, ये बोल रहे दो एटम्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल को, दो ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, और जो दो नए ऑर्बिटल बने, न्यू ऑर्बिटल बना है, उसमें से एक की एनर्जी कम रहेगी जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से, और दूसरे की एनर्जी ज्यादा होगी, इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये बात बोल रहे थे। अभी इसको भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है। आज का जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, चल आगे चलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो जो भी ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल को मिलने से एक नया जो ऑर्बिटल मिला, सपोज दैट कि हम लोग हम लोग अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो मम्मी पापा के अगर मतलब स्पर्म एंड और क्या बोलते हैं कि ओवम जब अटैच होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोसेस होता है, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो जो नया बच्चा है उसे भी हाइब्रिड बोलेंगे। हमारे अंदर मम्मी और पापा दोनों की कैरेक्टर, क्लियर है? तो हमें क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो दोनों पेरेंट ऑर्बिटल थे। तो वैसे ही बोल सकते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है, उस नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यही स्टेटमेंट में लिखा गया। क्या बोला? वो मिक्सिंग करते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो कंबाइन करके नया ऑर्बिटल बनता है। ये देखो फॉर्मेशन ऑफ, हाँ एक और बात एकदम नोट पॉइंट में लिखना, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो। इन हाइब्रिडाइजेशन only consider सिग्मा बॉन्ड। अब आप बिल्कुल मत समझना कि मैम ऐसा लिख दी तो मतलब सिग्मा बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड आएगा नहीं। एक्चुअली में मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इज ये बताता है कि हम देखो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक, यही बात ये यहाँ पे कह रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड देखो, आर देन यूज्ड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद अदर एटम्स। वो हमेशा पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा ही बनता है, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा तो हो सकता है डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक, रिजल्ट sp2 sp3। ठीक, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? वही बोला, मिक्सिंग ऑफ
अलग अलग ऑर्बिटल या सेम ऑर्बिटल रख लो या अलग, जैसे एस एस को मिला दो, एस पी को मिला दो, लेकिन क्या हर बार किसी ऑर्बिटल को मिला लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ रूल्स है। दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देखो क्या बोला है, सेंट्रल सेम एनर्जी, देखो दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। सपोज दैट मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, ये 1s है, और मेरे पास क्या है 6s ऑर्बिटल है, दोनों का मिक्सअप करा दो, दोनों तो ss ऑर्बिटल है लेकिन मिक्सअप होगा ही नहीं। मैं आपको क्या बोली, दोनों सेम ऑर्बिटल हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। ठीक, एनर्जी सेम होने का मतलब कि एक अगर 1s ऑर्बिटल तो दूसरा भी 1s होना चाहिए, दूसरा 6s वाले से आप नहीं करा सकते। जैसे मान लो आप अपने क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्ती करेंगे, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही दोस्ती करेंगे ना, अब एमएससी के बच्चों से तो दोस्ती नहीं करेंगे। अब हो भी जाए दोस्ती तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वाइब नहीं मैच करेगा। ठीक, ओके। सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ध्यान देना, सपोज दैट कि आपके पास CH4 है, NH3 है, आपको पता लगा है कि मैम किसका वो निकाले, H का निकाले कि नाइट्रोजन का, तो ध्यान देना जो सेंट्रल एटम होता है उसका ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यानी आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, कार्बन का, नाइट्रोजन का, H2O में किसका करेंगे, ऑक्सीजन का। अब सेंट्रल एटम कैसे पहचाने मैम, तो सेंट्रल एटम हमेशा सिंगल होगा, ध्यान देना। ठीक, कई बार एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, उसके अलग केस में पढ़ते हैं हम लोग। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है कि वाओ मेरे सामने कोई मॉलिक्यूल है, एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है तब उसके बाद बॉन्ड बनता है। ठीक, मैं आपको बताइए ना इस वाले डायग्राम में, तो पहले इसको इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल चाहिए था, एक्स्ट्रा पेज आ गया, ये वाले में देखो, पहले देखो ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, उसके बाद आपको ये CH4 मॉलिक्यूल बन रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब पहले यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग होने के बाद स्ट्रक्चर बना। तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपका बॉन्ड बनने से पहले का प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है। इन हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल्ड, हाँ मैं आपको बताया ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा एक कंडीशन पे होगा, आपके ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डबल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक बात बताओ, आप कैसे, जैसे अब होता है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सपोज दैट कि आप किसी से शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग कहने का क्या क्या मतलब है, कि आप किसी को कुछ दो, वो भी अपने से कुछ दे, तभी तो शेयरिंग हुई। अब आप क्या करें, आप चाहते कि कोई मुझे दे दे मैं कुछ ना दूं, तो वो शेयरिंग थोड़ी ना होगा, वो तो एक तरफा चलेगा। ठीक, तो वैसे ही बोला है कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, फुलफिल्ड भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये फुलफिल्ड कहाँ वाला होगा। सपोज दैट कि नाइट्रोजन के पास कितने, पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के पास, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है ये 3 ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इनका भी रोल होता है, इनको अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े ना, कुछ इसमें कमियां भी हैं। ये बोले थे फुल फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं, सपोज दैट कि आपके पास 5,000 रुपए थे, आपने सब कुछ खरीद, मम्मी बोली कि ठीक है बेटा तुम अपने खर्चे के लिए यूज कर लो, आपने सब कुछ खरीदा, कुछ पैसे आपके पास गए तो वो आप सेविंग्स में रख देते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। और ये लोन पेयर भी बहुत सारे एग्जांपल में क्या करेगा, इंक्लूड करेगा हाइब्रिडाइजेशन बताने में। ठीक, तो फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो, एम्प्टी, तीनों को तीनों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। आगे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल नंबर। हाँ ध्यान दो, ये बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिड, अच्छा क्या है, अच्छा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से उतना ही आपको फॉर्म होगा। सपोज दैट कि मतलब CH4 है, तो इसमें कार्बन के पास और उसके चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, इस बात का ध्यान देना। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच ऑर्बिटल्स हैज 2 लोब, उनका 2 लोब होगा, मैं बताई ना, एक आपका माइनर होगा, एक मेजर होगा। तो मेजर वाला आप समझ ना, वहां से वो बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक, अब देखो मैं यहाँ से बॉन्डिंग करी तो ये वाला और ये वाला जो नी है वो तो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो मैं ये बोल रही हूँ जैसे ही वो बॉन्ड करेगा तो ये वाला जो मेरा जो हैंड है वो एक्चुअली में साइज में बड़ा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, कि वो लोब इंक्रीज कर जाएगा, मेजर हो जाएगा, और जो जहां से बॉन्डिंग नहीं करता है वो लोब क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक, द डायरेक्शन प्रोपोर्शनल द डायरेक्शन directional properties in hybrid orbital are more than atomic orbitals. ठीक, therefore
स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। अब ऐसे नहीं कि कहीं पर से भी आप लेकर आओ तो कहीं से भी बॉन्ड बन जाएगा, एक डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। आगे रिपल्शन दैट, हाँ कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ये शेप जो बन रहा है, हम CH4 को ऐसे क्यों नहीं रख दिए, एक्चुअली में आप यहाँ पे चेक करिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो ये CH4 आपका बन रहा है यहाँ पे आप एंगल चेक करिए 109 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कहाँ 90 कहाँ 1 डिग्री, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा दो भी एटम क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे। सपोज दैट ये कुछ ऐसे था ना CH4, अब देखो ये एंगल इतना हो गया तो कम से कम यहाँ का एंगल बढ़ गया, तो एंगल बढ़ गया तो मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर हो गए, क्योंकि आपको पता है कि एटम्स जितने भी जो भी एटम है, कार्बन हाइड्रोजन ये सब के पास तो खुद का तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होगा इस वजह से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस क्यों हम लोग को पढ़ना क्यों है हाइब्रिडाइजेशन, क्या नीड है इसका। तो फर्स्ट आपका है, एक तो पहली बात हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन से एटम्स किस किस एटम के साथ, जैसे सपोज दैट मैं जैसे आप कभी अभी नए नए कॉलेज में गए होंगे तो आपको भी दोस्ती करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन के साथ आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो आपको दोस्त बनने के साथ आपको ये पता चलेगा कौन, और लास्ट मोमेंट में जब आपका एग्जाम आएगा तो आप ये सोचेंगे कौन मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक, तो वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे, मतलब आप किस तरीके से बॉन्डिंग उनके साथ रखते हैं। तो पहली बात हमें ये बात का पता चल सकता है हाइब्रिडाइजेशन से कि एक्चुअली में जो जिस एटम के साथ हम जिसका बॉन्डिंग करा रहे हैं उसकी एनर्जी आसपास सेम है या नहीं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे एनर्जी को। दूसरी बात शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हमें ये वो चल सकता है कि एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही होता है। ठीक, चल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग वन मतलब S को लिए P को लिए, दोनों को मिलाए, 1s और 1s तो हो जाएगा, मतलब 2s और 2p होता है, 1s में ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ठीक, तो 2s एंड 2p दोनों आके वो मिक्स हो जाएंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल कैटोन शेप एंड साइज, हमें ये भी पता चल सकता है कि किस ऑर्बिटल का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, और एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमें जाहिर सी बात है ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में भी पता चला कि कौन कितनी ज्यादा उसकी एनर्जी है। सपोज दैट कि अगर हम लोग 1s ऑर्बिटल लेते हैं, 2s लेते हैं, 3s ये लेते हैं, तो आपको पता है जितना ज्यादा ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पे बता देती हूँ कि एक्चुअली में मिक्सअप कैसे होता है। तो ये देखो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है कि sp वाला पहले पढ़ते हैं। ठीक, तो sp वाले में क्या होगा, एक आपके पास क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा, चलो ये ले लेते हैं, एक s ऑर्बिटल होगा। ठीक, अब उसके बाद एक आपके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल। ठीक, यहाँ पॉजिटिव कर दो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका दो कंडीशन हो सकता है, चलो अच्छा वो कंडीशन अभी एमओटी डायग्राम में पढ़ाना है, अभी ऐसे समझो। तो ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे जो एक नया ऑर्बिटल बना, ठीक, ओके, इसका नाम हो जाएगा sp ऑर्बिटल। अब इसी तरीके से p वाले को चेक कर लेते हैं, p एंड p ऑर्बिटल, तो ये आपका p ऑर्बिटल। और एक और बात आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल है उसमें आपका px होता है, कुछ बातें बेसिक्स पढ़ लेते फिर आगे चलते हैं, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिटेल में जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। px py एंड pz, तो ध्यान से ये देखो px एंड py में, अब इसमें क्या होता है, px आपका ऑर्बिटल ऐसे होता है x के डायरेक्शन में, ये आपका डायरेक्शन है x वाला। ठीक, py कैसा होगा, तो y का जो डायरेक्शन है इस तरीके से कर लो, y का डायरेक्शन, तो y का डायरेक्शन ऊपर है तो आपका y ऐसे हो जाएगा। pz अगर मैं ये डायरेक्शन की बात करूँ तो z वाला ऐसे हो जाता है, तो z वाला ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये z, ये y एंड ये z। क्लियर है? तो z वाला आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, px py z। देखो बहुत सारी बुक्स में ऐसा माना गया, जैसे कुछ बुक्स में दिया गया जो pz वाला है, pz वाला आपका क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बहुत सारी बुक में इसको कहा गया सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बहुत सारी बुक में इसको कहा गया है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम अभी यही मान के चलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है। ठीक, और ये दोनों आपके
कि अब पाई बॉन्ड बना रहे हैं। यहां से क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों जो ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ये दोनों जो ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों आपको पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? कुछ बेसिक चीजों को पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। तो हाँ, हम लोग कर रहे थे ऑर्बिटल। तो ये आपके पास हो गया px, तो आपको एक और px क्या ले लो, ये हो गया px, थोड़ा सा साइज में डिफरेंट है, आप लोग गलती मत करना। ठीक, ये हो गया px, px को मिला दिए तो आपको पता है कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे लो बनेगा, माइनस माइनस पॉजिटिव। लेकिन ये जो नया लो बना ना एक्चुअली में ऐसे बनेगा, ऐसे निगेटिव निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इसका भी कुछ ऐसे ही लो बनेगा। ठीक है, चलो अब ये पी वाई को कैसे मिलाएंगे? क्या पी एक्स और पी वाई को मिला सकते हैं? तो पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे होता है और पी वाई ऑर्बिटल ऐसे, तो ध्यान देना ये मैच नहीं करेगा, ये दोनों मिक्स नहीं करेंगे। एक ऑर्बिटल आपका ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे, तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। मिक्सिंग के लिए बहुत जरूरी कि दोनों का ओरिएंटेशन सेम हो जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो मिक्सिंग नहीं हो जाएगी। ठीक, आपको क्या दिख रहा होगा? ठीक है, तो आपको में से ये जो नोब है और यहाँ पे ये नोब है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप बोलेंगे कि मैम सिग्मा बॉन्ड तो तब, चलो तब भी समझ में आ गया। हाँ, एक और बात, सिग्मा और पाई को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल बनता है और पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। ये एक्चुअली में दोनों ऊपर से, ये दोनों जो चिपके हुए हैं इधर से, तो हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्शन बताते हैं, यहाँ पर भी। तो ऐसा मत समझना कि एक मॉलिक्यूल में दो जगह पाई है, ये पूरा एक पाई है। ठीक, अब जैसे हम लोग वो मेरे पूरे बॉडी में दो हाथ है, वैसा नहीं कि एक हाथ किसी और का एक हाथ किसी और, दोनों मेरे ही हाथ है। ठीक, चल अब यहाँ पे तो एक्सियल, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आ गया? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एक्सियल होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सिग्मा बॉन्ड आपका एक्सियल बॉन्डिंग होगी और पाई बॉन्ड जो होता है आपका साइड वाइज, साइड बाई साइड ऐसे लिख सकते हैं। मतलब आपका कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग होगा, ये आपका हो गया पाई बॉन्ड। ठीक, और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा? इस तरीके से। सिग्मा बॉन्ड का तो बहुत सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर है? अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली में आप देखेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज की बात करेंगे, जब s और p ऑर्बिटल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है s का कैरेक्टर कितना से 50%। टोटल अगर हम लोग 100% माने तो 50% आपका s है, 50% आपका p है। ठीक, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और d कितना है? 0। d तो यूज ही नहीं हुआ। sp2 में, अब देखो sp2 को इस पूरे को 100 मानो और 100 मानने में आपको पता चलेगा, तीनों को क्या डिवाइड करेंगे तो 2p, मतलब p का कैरेक्टर ज्यादा है और s का कैरेक्टर कम, तो आप देखेंगे 33.33% आपका क्या आ रहा है? s आ रहा है। और p भाई 2p है ना, एक अकेला s है। ठीक, तो 66.67। अब इसको करो तो आप इसमें ये देखेंगे sp3 में इसको भी 100 मानो, तो 100 में से 1/3 पार्ट जो क्या है? p ऑर्बिटल है, और एक 1/4 पार्ट आपका क्या है? s ऑर्बिटल। तो ये आपका 25% आएगा, ये 75% आएगा। और d अभी भी क्या है? 0 चल रहा है। अब आगे इंक्लूड हो गया sp3, एक d ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो वहां पे आपको देखोगे डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे सबको, इसको भी इतना मिलेगा, s और d को बराबर मिलेगा, तो देखो 20-20 बराबर है, बीच में 60 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये परसेंटेज आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको लर्न करने हैं। जब भी आपके पास sp ऑर्बिटल आएगा, ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन मतलब इस तरीके से मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल के पास अगर मेरे पास होता तो मैं ऐसे समझा भी सकती थी। चलिए अच्छा, मैं आपको समझाती भी रहूंगी। एक और बात, इस पे ध्यान देना, इस वर्ड पे, जियोमेट्री, एक जियोमेट्री होता है और एक होता है शेप। ये दोनों चीजें अलग अलग है। शेप का मतलब कैसा आपको दिखाई दे रहा है, आकृति, और ज्योमेट्री मतलब ऐसा होना चाहिए था। जैसे मान लो कि हम लोग एक रूल बनाते हैं, ह्यूमन का जो हाइट होना चाहिए उतना होना चाहिए, लेकिन क्या सबका एक जैसा हाइट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसका शेप कुछ ऐसा है, शेप कुछ बहुत ज्यादा वो हाइटेड है, बहुत ज्यादा ऐसा है, ऐसा करके बताते हैं। तो ज्योमेट्री और शेप आपस में इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ ज्योमेट्री की बात करें, ये लर्न कर लो। लीनियर है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, sp ऑर्बिटल लीनियर कुछ ऐसा होगा। sp2 का क्या होता है? ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल भी बहुत सिंपल है। अगर मैं एक प्लेन में बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, प्लेन में सब कुछ चल रहा है, एक प्लेन में। ठीक,
तो ट्राइगोनल भी हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक, ट्राइगोनल। टेट्राहेड्रल आप प्लेन में नहीं बता पाएंगे। टेट्राहेड्रल बताने के लिए मैं आपको क्या बताई ना, कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका बन जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या आप इसको प्लेन में बता पाएंगे? इस तरीके से वो प्लेन में रखो, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल बताने के लिए आपको 3D की जरूरत है। तो आप इसको इमेजिन कर पाओ, कुछ इस तरीके से शेप है, ठीक। ऐसे इमेजिनेशन ही बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से थिंक करते हैं। अगर इसको आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे तो एग्जाम में आपको कभी गलती नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं। sp3d का क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब इसमें देखो प्लेन भी है और वैसा भी है। 3 बॉन्ड आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे आपको ये दिख रहा है, ऐसे दिख रहे हैं आपको। 3 बॉन्ड ऐसे दिखेंगे और 2 बॉन्ड क्या होगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि 5 बॉन्ड है ना, अभी तक तो 4 बॉन्ड था। sp3d देखो ध्यान से देखो, 3 आपका p ऑर्बिटल है, एक d है 4 और एक ऐसे 5, 5 हो गया ना, तो 5 ऑर्बिटल आपके पास होना होना चाहिए। तो ये हो गया ट्राइगोनल और ये हो गया बाई पिरामिडल। देखो एक बॉन्ड ऊपर है और इसी तरीके से एक बॉन्ड नीचे होगा, तो आप इसको भी 3D में ही बता पाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी इजी है। ऑक्टाहेड्रल भी मैं आपको यहाँ ये बता दूंगी क्योंकि इतने सारे मेरे पास पेन नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये भी आपका वो प्लेन में ही, प्लेन में ऐसे ऐसे समझो, ये आपका प्लेन है, बीच में आपका कोई एटम है, सेंटर एटम, एक ये बॉन्ड बनाया है, एक ये बॉन्ड बनाया है, एक इस तरफ एक उस तरफ, 4 बॉन्ड ऐसे हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 6 बॉन्ड हो गए। और ये देखो 6 ऑर्बिटल हैं इसमें, 2 डी के, 3 पी के, 5 और एक एस का 6। तो 6 ये अपने आपके जब भी sp3d2 की बात है, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसको इमेजिन करो। इमेजिन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। sp3d3 का कैसा है, एक ऑर्बिटल और बन गया 7 ऑर्बिटल। तो उसमें कुछ नहीं करना। देखो अब एक बात को समझो, ये प्लेन है, अब इसी जगह से 5 ऑर्बिटल निकालो, 1 2 3 4 1 5, 5 ऑर्बिटल। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको प्लेन मानूं तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ऑर्बिटल, ठीक, पेंटागोनल टाइप का है। और ऊपर से 5 ऑर्बिटल ये फिक्स हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 7 हो गया ऑर्बिटल। तो एक ऊपर एक के नीचे। अब आप इसको कॉपी में बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका नाम है पेंटागोनल क्योंकि 5 है। बाई पिरामिडल क्यों, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, तो 2 पिरामिड बन रहा है, तो बाई पिरामिडल। क्लियर है? sp3d2। आगे चलते हैं। अब बच्चों जैसे मान लो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको ये अगर ये क्लास, पहले बात तो ये यूट्यूब पे तो आप फ्री देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि बैच को मतलब अच्छी लग रही है क्लास तो आपको बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा नवोदय बैच स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए 3 मंथ का कोर्स है। आपको एग्जाम तक मतलब आपका एग्जाम जब भी हो, जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब भी हो, तब तक आपकी ये आपको क्या बोलते हैं, ये बैच आपका वैलिडिटी है उसका। ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे, लाइव डेट क्लास, हैंड रिटेन नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स, टेस्ट वगैरह सब कुछ हम लोग कराएंगे, ठीक। और अगर आप DNS20 कूपन का यूज करते हैं तो आपको इस फीस में 10% का वो डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। बहुत कम प्राइस है, आप सारी चीजें आपके फोन में है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस टीचर की चीजों को फॉलो करना है, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, दैट्स इट। मैं कुछ अच्छी बुक भी बता दूंगी, वो पढ़ लीजिएगा। तो क्लास में और भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके आगे भी टॉपिक चल रहा है, और साथ में मैं आपको उसमें वही बताऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी, ठीक है। तो अभी यूट्यूब पे तो फ्री हमारी क्लास तो है ही, उससे तो है। और आपको क्या करना है, DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है और कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां तक हम लोग क्या पढ़े थे, ये स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया। टाइप्स पढ़ने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो टाइप्स है, sp बहुत डिटेल में जाएंगे, तो काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे ऐसे, हाइब्रिडाइजेशन का कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक। ट्रिक क्या है, आपको z की वैल्यू, तो आपको z की वैल्यू मैं आपको बताई ना, 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 रहेगा तो sp, ये रहेगा तो sp2, sp3 हो जाएगा, sp3d, इसका sp3d2 और इसका हो जाएगा sp3d3। मेरी बात को ध्यान सुनो, अभी वो लिखना मत, पहले समझ लो ट्रिक क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है।
फॉर्मूला नंबर 1। ओके, फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है कि z आप निकाल सकते हैं हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं मैं वो सब बता दूंगी, ठीक। माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर आगे प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कितना, अगर अगर दो निगेटिव चार्ज आपको मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं तो 2, 1 दिख रहे हैं तो 1, ऐसे ये लिख लेना, ठीक। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब ये मोनोवैलेंट एटम मैम क्या होता है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में बता दे रही हूँ क्या होता है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब सारे आपके मोनोवैलेंट एटम है। क्लियर है, ये यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, एक दो फॉर्मूला और है उससे भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ओके, ठीक, ये हमारा डिवाइडर बन गया। अब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या बोलता है, अगर आपको पता करना है कि आपके मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है, आपको पता ही नहीं है, नंबर ऑफ लोन पेयर को कैसे निकालेंगे, तो ये होता है Z माइनस सराउंडिंग एटम, ठीक। ओके, अब आपको एक चीज से और ये बता सकते हैं, ये भी एक ये फॉर्मूला, इन सबको फॉर्मूला को बॉक्स बना ली क्या देते हैं तो अच्छा होगा। ये तो बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला आपका ये हो सकता है, z की वैल्यू एक और से निकाल सकते हैं, z इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस आपके पास कितना लोन पेयर है, तो इसको मैं फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, लोन पेयर। इन सब फॉर्मूले को यूज करके हम लोग करेंगे, तो एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब आगे भी मुझे अगर नीड होगी तो मैं फॉर्मूला, बस ये 2-3 फॉर्मूला याद करना बस, उसके बाद आपको कुछ भी लर्न नहीं करना। अब मैं दे रही हूँ कुछ एग्जांपल्स, ध्यान से देख के देखना। एग्जांपल नंबर 1, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज दैट, अभी सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं NH3। आपको NH3 के बारे में सब कुछ बताना है, हाँ, और इन सब का जो ज्योमेट्री होता है वो आपको लर्न होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, इसका लीनियर होता है, इसका क्या होता है sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर TGP, इसका होता है टेट्राहेड्रल TD, याद कर लो। इसका होता है TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सब कुछ हम पिछले वाले स्लाइड में पढ़े हैं। इसका ऑक्टाहेड्रल और इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल PBP, ठीक, ऐसे याद कर लो, लेकिन शेप थोड़ा अलग होगा। अब हम यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट भी लिख देती हूँ, इसको बताने से पहले, इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेती हूँ। नोट क्या है, इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट, इसीलिए मैं बोली ना ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, अगर आपको आपके स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट है, देन जो भी आपकी ज्योमेट्री होगी, जो भी जैसी भी आएगी, ट्राइगोनल आ जाए, टेट्राहेड्रल आ जाए, कुछ भी, उसका और शेप से कोई भी लेना देना नहीं होगा, बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या सेकंड पॉइंट क्या रहा है, इफ लोन पेयर आर absent, अभी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों बात को देखो, नोट वाला पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान दिया करो। क्या कर रहे हैं, इस नोट वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी हाईलाइट कर देती हूँ, ग्रीन से करूँ, ऐसे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप इसको भूले ना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये सारा स्लाइड में एक काम करते हैं ना, इस स्लाइड को छोड़, अच्छा 2-3 एग्जाम्पल बता ही देते हैं, तो आ जाओ इस पे।
ओके अब यहाँ पे एग्जांपल, एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो आपके पास NH3 है, हमें NH3 के बारे में सब जानना है। हाँ एक और बात, एक और बात बस थोड़ा सा, एक मिनट, इन सब में मैं एक चीज स्किप कर दी, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लीजिए बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल तो लीनियर में आपको दिख ही रहा है बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें हो जाएगा 120 डिग्री, इसमें हो 20 डिग्री, 109 टू 28 मिनट, ऐसे ही कुछ हो जाएगा, 109 डिग्री के आसपास कर सकते हैं। ठीक, आपका नेक्स्ट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो इसमें तीन तरह के बॉन्ड है, एक कुछ ऐसे बॉन्ड है और एक ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, इधर का मतलब एक दूसरे से अटैच है, और इधर का जो बॉन्ड एंगल ये आपका है 180, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है 90, ठीक। और इन यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये 120 के आसपास है, ठीक। ये तीन तरह का बॉन्ड है इसमें। इसमें चेक करो ऑक्टाहेड्रल में कहीं से भी आप चेक करेंगे सब जगह 90 डिग्री है, और इसमें आप चेक करेंगे तो इसमें भी अब इसका बॉन्ड एंगल का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री फिर 72 डिग्री भी कहीं पर आएगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो आपको बॉन्ड एंगल पता है, आपको ज्योमेट्री वगैरह सब पता है, अब स्ट्रक्चर करते हैं। तो हमें इसके बारे में, हमें NH3 का स्ट्रक्चर नहीं पता कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग Z की वैल्यू निकालेंगे। तो Z की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दो, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का निकालते हैं। ध्यान दो सेंट्रल एटम आपका क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एक दो बार एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे याद हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 2p5 हो जाएगा, 3, ठीक है। मैं भूल जा रही, आगे का तो ऐड ही नहीं कर रही हूँ। चलो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो सबसे लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाले शेल में ये भी है और ये भी है, तो दोनों को लेंगे, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 5, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। हम लोग को सेंट्रल एटम की बात करना, हाइड्रोजन से हमको मतलब नहीं है, ठीक। तो ये Z की वैल्यू सेंट्रल एटम के लिए है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया। अब यहाँ चेक करो कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो स्किप करो ना, छोड़ो। मोनोवेलेंट एटम इसके पास है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई एक है, हाँ है, हाइड्रोजन है। कितना है हाइड्रोजन, 3 है, तो यहाँ पे +3 कर दो बस। अब इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 8, कट करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी Z की वैल्यू 4 आ गई। अब Z की वैल्यू 4 आ गई तो आपको क्या पता है, मैम Z की वैल्यू 4 होती है तो इसका sp3 होता है, sp3। चलो तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आया है। और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये कम से कम 109 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन बॉन्ड एंगल भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें लोन पेयर है या नहीं। अगर लोन पेयर नहीं रहेगा, मतलब ये जो मैं बॉन्ड एंगल की बात यहाँ पे की हूँ, ये जो बॉन्ड एंगल, ये तब की बात है जब लोन पेयर आपका क्या है, अब्सेंट है, ये तब की बात है। अब आप कहेंगे कि मैम अगर लोन पेयर आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये कैलकुलेटेड फॉर्म में आपको नहीं बोलेगा कि कैलकुलेट करके बताइए, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा पैनिक मत होना। देखो आप 11th 12th में, मुझे नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कितना क्या जानते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी ताकि एक भी एग्जाम्पल आपसे छूटे ना, ठीक। अब मेरी बात को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कुछ लोग को, तो ये सारी चीजें आती भी होंगी तो कहेंगे कि अरे मैम क्या पढ़ा रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोन पेयर निकाल लो। लोन पेयर ये निकालने के लिए क्या होगा, Z माइनस सराउंडिंग एटम। Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 4, 4 रख दो। सराउंडिंग एटम क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैम नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने एटम है, 3 एटम है ना, 3 हाइड्रोजन है, बस रख दो 1। और आपको पता भी है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सॉरी ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 में से 3 के साथ वो बॉन्ड बनाता है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो एक लोन पेयर हुआ ना, बात यहां से प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन को आपको लोन पेयर में रखना पड़ेगा। अब देखो नाइट्रोजन का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। सॉरी sp3 का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 4 बॉन्ड उसमें होते हैं, लेकिन आपके पास तो तीन ही हाइड्रोजन है। तो जो सबसे सेंटर में होगा ना उसको आप इरेज कर देंगे, उसको आप इरेज कर देंगे, और इरेज करके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो लोन पेयर, बस ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। इसका नाम है, देखो लोन पेयर आ गया तो जाहिर सी बात है हमको इस फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। दोनों का स्ट्रक्चर और शेप तो बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसका जो ज्योमेट्री, मैं जी से यहाँ लिख रही हूँ, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल आएगा,
ठीक, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप की बात करें तो शेप में क्या करना, हाइड कर देना। तो नोट में यहां लिख दो हाइड लोन पेयर फॉर कैलकुलेटिंग शेप। अगर आपको शेप बताना है तो लोन पेयर को क्या करो, हाइड कर दो। क्लियर है? ये देखो, बस बस अब खत्म हो गया, बस फटाफट हम लोग एग्जांपल करेंगे। चलो, तो शेप आपका इसको हाइड कर दो, तो ये देखो कुछ कैसा लग रहा है इसका शेप, कुछ इस टाइप का लग रहा है, यानी इसको पिरामिडल बोल सकते हैं। ये आपका पिरामिडल शेप आएगा। अरे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, ये ऐसा सब कुछ फिक्स है। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपके पास मैं देख लेती हूँ, अगर स्लाइड में 2-3 एग्जांपल रहा होगा तो बस अब तो बस SP SP3 यही सब पढ़ना है। ओके, तो एक काम करते हैं ना, एक स्लाइड और ले लेते हैं। चलो, मैं 2-3 एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आप इसको जरूर टाइप करना होमवर्क में। ठीक, जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल है XZF4, सेकंड एग्जांपल है ClF3, एक एक मिनट बेटा। थर्ड एग्जांपल आपका क्या है, ClF3 हो गया। थर्ड एग्जांपल आपको हो जाएगा, कोई और एग्जांपल देते हैं, SF4 PCl5 F2 I3 माइनस NH4+। ठीक, और भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, SF6। ठीक, अब मैं आपको इसमें से एक चार्ज वाला ये बता देती हूँ। अब देखो इतने एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करेगा, तो इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मैं आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, ये वाला एग्जांपल, तो ये वाला एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, और हो सकता है कि मैं आपको एक एक चार्ज वाला सॉल्व कर लूँ, तो चार्ज वाले में से मैं ये वाला सॉल्व कर देती हूँ, बाकी एग्जांपल खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल हो सकता है ये भी सॉल्व कर लूँ। ये देखो क्या है, XZOF2, बस इसका Z का वैल्यू निकालो, तो आप बोलेंगे कि मैम एक बात बताइए, यहाँ पर तो जेनॉन और ऑक्सीजन दोनों एक एक है, किसको सेंट्रल एटम माने। तो अब ये मैं आपको बता दे रही हूँ, इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल नहीं होता है, वो किसके साथ ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्साइड्स बनाता है ना, तो हमेशा किसी के साथ वो अटैच रहता है, तो सेंट्रल एटम जेनॉन होगा। और जेनॉन आपका किस ग्रुप का है, आपका, अरे वो हेलोजन वाले ग्रुप का, मतलब सॉरी, इनर्ट गैस वाले ग्रुप का है। तो इनर्ट गैस में सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो Z की वैल्यू ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, ऑक्सीजन को ऐड मत कर देना, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन है बस, ऑक्सीजन यहाँ पे कोई कुछ रोल प्ले नहीं करेगा। 10, इसको कट करो, 5, Z की वैल्यू 5 आ गई, और 5 किसके लिए होता है, sp3d के लिए। ठीक, तो आपको पता है कि मैम ये है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सेंटर में जेनॉन को रखेंगे, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए, कुछ ऐसे ही बनेगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, एक काम करते हैं ना, अब लोन पेयर भी निकाल लेते हैं, तो लोन पेयर हम लोग निकालने जाएंगे, तो Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू आ जाएगी आपके 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, सॉरी 3, 3 है सराउंडिंग, अरे भाई ऑक्सीजन को तो इंक्लूड करेंगे, तो इसमें दो दो लोन पेयर आ रहे हैं। हाँ, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, तो इसके पास सोचो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये देखो क्या कर सकते हैं, दो तो आपका फ्लोरीन ले लेगा, ठीक, दो लोन पेयर हो जा रहे हैं, जैसे जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो इसमें चलेगा, दो आपका फ्लोरीन चला गया, अभी भी 6 बचे हैं, तो 6 में से क्या करेगा, दो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि दो इसके पास लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए लोन पेयर में, अभी भी इसके पास 2 बचा है, तो ये 2 क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आ रही है, यानी जेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आपका जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में बनेगा। हाँ, अब एक काम करो ना, अब आपको दिक्कत है कि मैम लोन पेयर को कहाँ रखें, ऑक्सीजन को कहाँ रखें, ध्यान दो, हमेशा लोन पेयर को ऐसे पोजीशन पे रखो जहां रिपल्शन कम से कम आए, तो रिपल्शन एक लोन पेयर को यहाँ रख देते हैं,
दोनों लोन पेयर को यहाँ रख दो। अब आप कहिए कि मैम इतना पास पास आप लोन पेयर को रख लिए। यहाँ पे थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी लगेगा कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, पर एक्चुअली में आपको ये दिख रहा है ना, ऐसे आपको दिख रहा है कि पास पास है, पर ये एक्चुअली में ऐसे है, मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल इतना है। अगर मैं ऐसे देखूं तो आपको ये, अगर आप ऐसे देखेंगे 3D में आपको पता चलेगा तो ये दोनों पास पास लगेंगे, पर ऐसे देखेंगे तो दूर है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये इन दोनों को यहाँ रख देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, सॉरी, यहाँ फ्लोरीन लगा दो, यहाँ फ्लोरीन लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, बस बन गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, टी शेप बन रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपको लोन पेयर को हाइड करना पड़ेगा, और ये देखो टी शेप बन रहा है, टी शेप बन रहा है, और साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर आपका वही आएगा, ये शेप की बात है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, और बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत चेंज होगा, बॉन्ड एंगल इसमें कभी पूछता भी नहीं है। चलो एक एग्जांपल हो गया I3 वाला, हम बता देते हैं, कोई चार्ज वाला। तो I3 वाले में क्या होगा, 3 आई है आपके पास, एक आई को सेंट्रल एटम मान लो। ठीक, तो आई का आप निकालेंगे तो Z इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, वही फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जो फ्लोरीन के पास होगा वही क्लोरीन, वही ब्रोमीन, वही आयोडीन। अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले पे ध्यान से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस नंबर, अब देख लो इसके पास है क्या, निगेटिव चार्ज है ना, तो ये वाला नहीं रूल लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोला है। ठीक, तो -0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज को क्या करना होगा, वो प्लस करना होता है। तो निगेटिव चार्ज कितना है, 1 है, तो प्लस कर दो, +1। और ध्यान दो यहाँ मोनोवेलेंट एटम है, तो आप बोलेंगे हाँ मैम है, एक आयोडीन को सेंटर माने तो 2 आयोडीन बचा, तो 2 आपका मोनोवेलेंट एटम हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 10, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5। इसका भी स्ट्रक्चर sp3d। अब एक काम करते हैं ना, इसमें से लोन पेयर बता देते हैं। तो Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 5, और सराउंडिंग एटम कितना है, सराउंडिंग एटम इसके चारों तरफ 2 है, तो 2 कितना आ गया, 3 लोन पेयर। अरे बाप रे, इसके बाद 3 लोन पेयर है। तो अब ये देखो, आपको पता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। अब आपको कुछ अपना दिमाग लगाना है और सोचना है कि हम लोन पेयर को कहाँ रखें और आयोडीन को कहाँ रखें। तो एक रूल आता है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल में आपको बताया गया है, जब भी बेंड्स रूल सिर्फ और सिर्फ sp3d मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए लगता है, कि जब भी आपके पास अगर कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड को ये रूल है बेंड्स रूल में कि एक्सियल बॉन्ड पे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, इसलिए मैं एक्सियल पे रखी हूँ उसको। और ये जो 3 बॉन्ड है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक, अब आपको पता है कि मैम ये आपका एक्सियल हो गया, इस तरीके से इसको रेज, आयोडीन को बीच में रखेंगे, ये आपके एक्सियल बॉन्ड है, थोड़े लंबे होते हैं, और ये इक्विटोरियल। तो आपको पता है कुछ न चाहते हुए भी आयोडीन को आपको यहाँ ही रखना पड़ेगा, ये रूल है बेंड्स रूल का। ठीक, अब 3 लोन पेयर बचे, तो तीनों को यहाँ यहाँ रख दो ना, क्या दिक्कत है, बस। अब आप कहेंगे कि मैम इसका शेप अलग आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही सेम है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप की बात करें तो इसको हाइड कर लो, ये देखो शेप इसका कुछ लीनियर आ रहा है, हाँ, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। आई होप आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इतने सारे एग्जाम्पल को आप सॉल्व करना, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछना। लोन पेयर को कैसे रखते हैं आपको पता, दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत आपको बस इसी में होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाले शेप में। तो आप समझ जाओ कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है हमको उसको एक्सियल पे रखना है, 3 फ्लोरीन आ गया तो एक, 2 को यहाँ रख लो, एक को यहाँ रख लो, ऐसे दिक्कत भी नहीं होगा। और लोन पेयर को इधर रख लो इक्विटोरियल पे। ठीक, बाकी एग्जाम्पल आप सॉल्व करना। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है कि sp2 में सबको डिटेल में बता चुकी हूँ। अब इसमें और डिटेल में और भी एग्जांपल है, जैसे आपका BeCl2, इसका आप निकालेंगे तो इसका भी sp3d2 आएगा। ये सारे एग्जांपल्स है, आप इनको सॉल्व करना, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें बताया गया है कि एक s ऑर्बिटल आएगा, एक p ऑर्बिटल आएगा, दोनों मिक्स करेंगे sp ऑर्बिटल बनेगा, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक, ये देखो बॉन्ड एंगल बनेगा। sp2 वाले में क्या होगा, अब देखो आपको पता है कि p के पास 3 ऑर्बिटल है, px py pz। तो sp2 में क्या होता है कि 2 हमें चाहिए, तो एक आपको सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो जो p ऑर्बिटल है वो आपका पाई बॉन्ड में चला जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है। एक आपका देखो, एक s ऑर्बिटल है और p, एक s ऑर्बिटल है, एक px लिया है और एक py लिया है, सॉरी px लिया है, हाँ py है और ये भी py है,
कैसे लिया है भाई, स्ट्रक्चर गलत, अच्छा एक, हाँ ये आपका पी एक्स है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, और ये आपका पी वाई है। तो ये पी एक्स और ये पी वाई दोनों को मिक्स किए तो sp2 स्ट्रक्चर बना है। इसका बॉन्ड एंगल 120, हम लोग अभी पिछला देखे हैं sp3 का। ऐसे ही स्ट्रक्चर देख लो, एक ऐसा ऑर्बिटल होगा और तीनों पी रहेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब तीनों को हम मिक्सअप करेंगे, तीनों ऑर्बिटल को आपस में मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा और इसका बॉन्ड एंगल इतना आएगा। ठीक, ये शेप आपको मिल रहा है। और देखो आपको पता है हाइब्रिड में हम लोग यही पढ़ते थे, ये वाले शेप का यूज करते हैं। मेजर और माइनर लोब का, लोब होता है इसको लोब बोलते हैं। ठीक, और ये सारे एग्जांपल्स है, आप इसको देख लीजिएगा, एग्जांपल को सॉल्व करिएगा। sp3d में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में हम लोग कौन सा लिए, d ऑर्बिटल ट्राइगोनल बाइपिरामिड। डी ऑर्बिटल आप कुछ भी ले सकते हैं, dx ले लो, dxy ले लो। ठीक है, आगे चले, sp3d। और ये देखो इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं आपको दिख रहे हैं प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब सब हम लोग एप्लीकेशन वगैरह सब पढ़ रहे हैं। sp3d2 में 6 ऑर्बिटल होंगे, एक s ऑर्बिटल होगा और आपके 3 p ऑर्बिटल यूज हो गए, 5 4 हो गया, और 2 आपके d ऑर्बिटल। तो ये देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, और दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री। बस खत्म होने वाला है। sp3d3 में देखो पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, और इन्हीं सबको देखो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वही बताया है जो मैं आपको बताई हूँ, बॉन्ड एंगल बताया है, मिक्सिंग करके ऑर्बिटल बनाते हैं। आप इन सब का बढ़िया से नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से रीड करो, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि मैम हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है। dsp3, एक dsp2 होता है, एक d2sp3 होता है, तो इसका एग्जाम्पल भी ये है। इसमें क्या होता है ना, d ऑर्बिटल पहले आ जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम पहले क्यों आए, ये कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से है, आप इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो जो डी ऑर्बिटल कुछ स्ट्रॉन्ग टाइप के लिगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन में आप पढ़े उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में, उसमें आपको बताया गया कि जब भी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है, ठीक है, प्रबल लिगेंड इसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से डी ऑर्बिटल डर के मारे पहले बॉन्डिंग कर लेता है, इस वजह से डी ऑर्बिटल पहले। इन दोनों को थोड़ा सा इग्नोर करना, आगे भी चीजें आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 2 आएगा, जिसमें हम लोग और भी सारी चीजें, सिलेबस सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर एक क्लास लेक्चर आएगा, उसके बाद ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ में उसको बार बार रिवाइज करिए, और जो मैं आपको होमवर्क वगैरह देती हूँ उसको जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।